हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग एंड माय डियर स्टूडेंट। हम लोग जो क्रैश कोर्स के माध्यम से ये सीरीज चला रहे हैं, इसमें 2026 में हमारे जो बच्चे मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे उसी का ये बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर चल रहा है, आनुवांशिकता का चैप्टर चल रहा है। और इसमें मैं 4 वीडियो बना चुका हूं और आज 5वां वीडियो है और लास्ट वीडियो है। इसमें हम लोग लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। जब कोई दंपति संतान उत्पन्न करने के लिए प्रोसेसिंग करता है और उसके गर्भ में पल रहा होता है बच्चा, बेबी, तो उसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है कि ये लड़का होगा या लड़की होगी, उस चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग जो है अपना टॉपिक को शुरू करते हैं। तो ये है आज का हम लोगों का मेन टॉपिक और इसी चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसी चीज़ को हम लोग जानेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण कैसे होता है, इस चीज़ को हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। दो लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से कारक हैं, इस चीज़ को देखिए। तो लिंग निर्धारण के लिए जो कारक है वो कारक क्या है, उसको हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम कहा जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम कहा जाता है। ये चीज़ को क्या करना है, याद रखना है और अपने जहन में रखना है। और ये कहाँ होता है? तो ये हर गैमिट्स में होता है, चाहे वो मेल गैमिट्स हो या फीमेल गैमिट्स हो। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान में रखना है। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है। अब कुछ प्राणी में ऐसे कौन से प्राणी होंगे जो पक्षी का वर्ग है वो अंडे देते हैं और वही पक्षी के वर्ग में अंडा देने के बाद पक्षियां उस पर बैठती है और सेती है। और उसी समय ये डिटरमाइन होता है कि वो जो चूजा होगा वो नर होगा या मादा होगी। तो इसका एग्जाम्पल दिया है घोंघा। घोंघा जब अपने अंडा को सेता है या सेती है तो उसके ताप पे निर्भर करता है कि वो जो घोंघा पल रहा है अंडा में वो घोंघा कौन होगा, नर होगा या मादा होगी। तो ये चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ प्राणियों में जैसे मानव में लिंग निर्धारण गुणसूत्र पर निर्भर करता है और ये गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है XX और ये किस में होता है, तो ये मादा में होती है, ये नारी में पाया जाता है। ठीक है, और दूसरा होता है XY और ये किस में पाया जाता है, ये नर में पाया जाता है। ठीक है, और ये पुरुष में पाया जाता है। इसलिए लिंग निर्धारण में जो विषम क्रोमोसोम है वो किस में पाया जाता है, तो भैया वो पुरुष में पाया जाता है, वो मेन में पाया जाता है। ये याद रखिएगा, वो मेल में पाया जाता है। और इसी के वजह से क्या होता है, निर्धारित होता है कि जो संतान है वो लड़की होगी या लड़का होगा। इस चीज़ को अभी हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन आपके समाज में, आपके परिवार में जो अंधविश्वास है, जो अवधारणा है, इस अवधारणा को सिर्फ और सिर्फ पुरुष समाज में जिस लड़के की शादी हुई है और जो बाप बनने वाला है वो दूर कर सकता है, क्योंकि वही लड़का, वही पुरुष जिम्मेवार है। इसके लिए महिला जिम्मेवार नहीं है। हमारे समाज में सामान्य तौर पर महिलाओं को इसके लिए प्रताड़ित किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को रोकिए और सामने आके इस चीज़ का उत्तरदायित्व लीजिए, नेतृत्व कीजिए कि पुरुष से लिंग निर्धारण होता है, ना कि महिला से निर्धारण होता है। इसलिए पुरुष इस चीज़ को जो है अपना दायित्व माने, अपना उत्तरदायित्व समझे। और ये जो भ्रांतियाँ फैली हुई है समाज में, जिसके वजह से बहुत नकारात्मक परिणाम है। कई महिलाओं को मार दिया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, बहुत ज़्यादा टेंशलाइज हो जाती है, क्योंकि 3-4 लड़कियां पैदा कर चुकी होती है, लड़के हो नहीं पाते हैं। तो भैया इसके लिए हम पुरुष समाज जिम्मेवार हैं। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए। ऐसा कोई मशीन आज तक नहीं बना है जो शुक्राणु को सेपरेट करके गुणसूत्र को सेपरेट कर दे कि X ही जाएगा, Y ही जाएगा।
ये मान के चलिए। और जिस दिन ऐसी मशीन बनेगी साइंस के मदद से, उस दिन समझिए कि दुनिया अपने चरम विनाश पे पहुंच जाएगा। क्योंकि प्रकृति का सबसे जो चरम रूल है ये सेक्स डिटर्मिनेशन का, वो भी ख़त्म हो जाएगा। सरकार ऐसी प्रावधान बना चुकी है, कानून बना चुकी है कि भ्रूण जांच भी नहीं करवा सकते हैं आप, क्योंकि भ्रूण हत्या हो जाता है उससे। ये आदिकाल से चलता आ रहा है। तो इसके लिए पुरुष समाज आगे बढ़ेंगे, तब आगे बढ़ेंगे जब आप शिक्षित होंगे, जब आपको ये चैप्टर पता होगा, ये सेक्स डिटर्मिनेशन और ये लिंग निर्धारण जैसा चैप्टर आपको जब पता होगा और आप समझेंगे कि नहीं, हम पुरुष इसके लिए जिम्मेवार हैं, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक संभावना है, ये एक प्रायिकता है। महिला जब प्रेग्नेंट होगी, वो बच्चे को जन्म देगी, तो वो बच्चा बेबी में सी होगा या ही होगा, डैट मीन्स लड़का होगा या लड़की होगी, ये संभावना है। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिए। बाकी 10वीं के बोर्ड के लिए जो अपने को पढ़ना है वो हम अब शुरू करते हैं, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो अंततः मेरा यही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जो साथी हमारे देखते हैं, जब आप पढ़ रहे होते हैं तब आप उस चीज़ को अनुकरण कर रहे होते हैं और उस चीज़ के लिए आप नेतृत्व भी कर रहे होते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, आप इस चीज़ को अपने जहन में रखें और जहन में रखने के साथ साथ समाज में इस चीज़ को लोगों को बताएं भी और इस तरह के कुरीतियों को समाज से दूर करने का कोशिश भी करें। तो चलिए अब हम लोग इस चीज़ को विस्तार से जानते हैं। तो जब कोई पक्षी या ऐसे जीव, ऐसे जानवर जो अंडे देते हैं और अंडों में जो पल रहा होता है उसके चूजे, वो क्या होगा, वो मादा होगी, वो नर होगा, वो डिपेंड करता है कि उसको टेम्परेचर किस तरह का दिया जाता है। ऊष्मायन का मतलब है कि उस अंडे पे बैठ के अंडे को सेना, और उसी तापमान पे निर्भर करता है कि क्या होगा। चलिए यहाँ आप भूल जाइए, अब हम लोग मानव पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? मानव पे आ जाते हैं, इंसानों पे आ जाते हैं। इंसानों में किस तरह से ये होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मादा में जो गुणसूत्र होता है वो XX होता है और नर में जो गुणसूत्र होता है वो XY होता है। इस चीज़ का ख्याल रखना है। और ये गुणसूत्र कैसे बटा होता है उस चीज़ के बारे में यहाँ दिया है। देखिए इस चीज़ को, ये पेरेंट्स है। पेरेंट्स क्या करेगा? अपने शरीर से जनन प्रक्रिया के दौरान युग्मक रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? युग्मक रिलीज करेगा। और जो नर युग्मक होता है उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। और जो मादा युग्मक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अंडाणु। क्या कहते हैं? अंडाणु। ठीक है। और इसी शुक्राणु और अंडाणु में जो DNA होता है, उस DNA के जीन में इस तरह का क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसमें क्या होता है? XX होता है और XY होता है। फिर इसी XY का कॉम्बिनेशन होता है जब वो फ्यूज करता है, जब शुक्राणु अंडाणु से मिलता है और मिलने के बाद जब जैगोट बनाता है, जब फ्यूज करता है, तब जाके ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती है। अब यहाँ देखिए, युग्मक चूँकि सेपरेट होगा तो एक में हो सकता है कि X हो, दूसरे में हो सकता है Y हो। महिला के अंडाणु में भी एक में X हो, दूसरे में क्या हो? YX हो। ठीक है। और इस तरह से ये बनेगा। अब सपोज कीजिए कि एक शुक्राणु मिला, एक अंडाणु मिला। शुक्राणु में क्या है? X है और अंडाणु में भी क्या है? X है। तो यहाँ XX हो गया। दूसरे कंडीशन में इधर से X आया, इधर से भी X आया, तो फिर XX हो गया। तीसरे कंडीशन में इधर से X, इधर से Y आ गया, तो XY हो गया। फिर इधर से X आया, इधर से Y आया, तो फिर XY हो गया। तो कहने का क्या मतलब है कि 50% चांस जो है वो नर का है और 50% चांस जो है वो किसका है? मादा का है। ठीक है। मतलब जब कोई महिला प्रेग्नेंट है, उसके गर्भ में भ्रूण पल रहा होता है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये लड़का होगा या लड़की होगी। दोनों का चांस 50-50% है। जब वो पैदा हो जाएगा तब पता चलेगा आपको लड़का है या लड़की है। इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान में रखना है। चलिए थोड़ा सा हम लोग इस चीज़ को अपने हिसाब से अब समझने का
कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले लिख दीजिए यहाँ पे मानव। क्या लिखिए? मानव। मानव का 2 रूप है हमारे प्रकृति में। कितना रूप है? 2 रूप है। एक को हम लोग क्या कहते हैं? नर कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? मेल कहा जाता है। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा कहते हैं। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नारी कहते हैं। और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फीमेल कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमेल कहते हैं, है ना। अब ये क्या है? ये पूरा का पूरा जो है मानव है। इसका शरीर होगा। क्या होगा? शरीर होगा। अब इसके शरीर में, ठीक है, इसके शरीर में जो गुणसूत्र होगा वो कितना होगा? तो यहाँ भी 46 गुणसूत्र होगा और यहाँ भी क्या होगा? 46 गुणसूत्र होगा। अब ये 46 गुणसूत्र कैसे बटा होगा? तो ये ऐसे बटा होगा। इसमें 44 गुणसूत्र जो है एक समान गुणसूत्र होगा और जो लास्ट पेयर गुणसूत्र होगा वो X और Y होगा। इसको दूसरे कलर से लिख देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें, आप अच्छे से देख सकें। चलिए दूसरा कलर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा कलर ले लेते हैं, ठीक है। और ये है दूसरा कलर, रेड कलर ले लिए ताकि दूर से ही दिखे। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। फिर यहाँ भी 44 होगा और 44 के बाद X और X होगा। ये जो दोस्तों 44 इधर है और 44 उधर है, ये ऐसे गुणसूत्र हैं, ये ऐसे गुणसूत्र हैं कि इस गुणसूत्र से क्या होता है? तो इस गुणसूत्र से शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? शरीर का निर्माण होता है। समझ गए? शरीर का निर्माण होता है, ठीक ना। और ये जो गुणसूत्र आप देख रहे हैं, ये गुणसूत्र, ये X Y और X X, इस चीज को हम लोग कहते हैं लिंग क्रोमोसोम या लिंग गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। क्यों? क्योंकि ये लिंग निर्धारण में मदद करता है। 44 क्रोमोसोम से शरीर का निर्माण होता है और 2 क्रोमोसोम से उस शरीर में ये पता चलता है कि ये जो शरीर पैदा होने वाला है, उत्पन्न होने वाला है, ये नर का शरीर होगा या मादा का शरीर होगी। और इस तरह से ये आगे बढ़ता है, इस तरह से ये आगे बढ़ता है। सारा का सारा चीज़ आपको इसी वीडियो में अभी हम लिख लिख के बताएंगे, समझाएंगे। ध्यान देते चलिए और समझते चलिए। क्योंकि ये शरीर का कहानी है। शरीर से क्या होगा? ये बाहर निकलेगा। किसके रूप में? युग्मक के रूप में। किसके रूप में? युग्मक के रूप में। युग्मक बोले तो सेल के रूप में, कोशिका के रूप में। अब चूंकि नर है तो नर में क्या निकलता है? तो नर में निकलता है स्पर्म, जिसको हम लोग शुक्राणु कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, है ना। और मादा जो है, मादा में क्या होता है? मादा में होता है ओवम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु कहते हैं, ठीक है। अंडाणु कहते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जितने गुणसूत्र आपके शरीर में होता है उसका आधा गुणसूत्र होता है किसमें? जर्म सेल में, जनन कोशिका में। ये जो कोशिका है, ये कोशिका कैसी कोशिका है? ये जनन कोशिका है। ये जनन कोशिका है। जनन कोशिका का काम क्या होता है? जनन करने में मदद करना। तब यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ उसका आधा हो जाएगा। यहाँ उसका आधा का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जो गुणसूत्र होगा वो क्या होगा? आधा हो जाएगा। आधा का मतलब क्या हो गया? ये ऐसे निकलेगा 22 + X, फिर 22 + Y, ये ऐसे निकलेगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा? 22 + X, फिर क्या होगा? 22 + X, क्योंकि ये समान होता है, X X होता है, तो ये इसी तरह से होगा। यहाँ X और Y होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? एक बार X होगा और एक बार Y होगा, और निकलने की संभावना समान होगी। समान रूप से ये निकलेगी, निकलने की संभावना समान होगी और समान रूप से ये निकलेगी, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है? ध्यान में रखना है।
अब जाके क्या होगा, इसमें फ्यूजन होगा। इसमें क्या होगा, फ्यूजन होगा। इसमें क्या होगा, निषेचन होगा। और निषेचन के बाद ही क्या होगा, युग्मनज बनेगा। ठीक है, युग्मनज बनेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। क्या बनेगा, युग्मनज बनेगा, जाइगोट बनेगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो बेसिकली सेक्स जब कंबाइन करता है तो सेक्स का डिटर्मिनेशन यही होता है, ये लिंग का निर्धारण यही होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा दोस्तों। ये जो वर्ड है और मेरे विद्यार्थियों, ये सेक्स का मतलब होता है लिंग। लिंग मतलब जेंडर, मतलब नर या फिर मादा। आपके दिमाग में उम्र के हिसाब से कुछ और चल रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उस चीज़ को आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, मिटा दीजिए। तो बेसिकली पूरी की पूरी ये कहानी है जो सेक्स डिटर्मिनेशन के समय में होता है। अब इसी चीज़ को आपको समझना है, इसी चीज़ को आपको जानना है। अब नया पेज ले लीजिए। तो ये 22 + x, ठीक है, फिर 22 + y, ठीक है, ये किसका है जी, तो ये नर का। और दूसरे तरफ हम लोग चलेंगे मादा के लिए। किसके लिए, मादा के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 22 + x, ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 22 + x, ठीक है, क्योंकि मादा में समान होता है और नर में असमान होता है। अब अगर कंबाइन करेंगे तो इस तरह से कंबाइन होगा। अब देखिए 22 और 22 कितना हो गया, 44 x, फिर उधर से आ गया x, पूरा का पूरा हो गया, 46 क्रोमोसोम हो गया। और ये किस में आ गया, ये बेबी में आ गया, ये बेबी में आ गया। ठीक है, इस चीज़ का क्या करना है, ध्यान रखना है और इस चीज़ को क्या करना है, समझना है। सेम फिर इसको खींचिए इधर से, फिर देखिए तो 22 और 22 मिल गया, 44 हो गया, x और y आ गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो रो आप देख रहे हैं ये बेबी का रो है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर देखिए आप यहाँ पे, अब इधर से खींच लीजिए, ठीक है। अब देख लीजिए, यहाँ से खींच के इसको देख लीजिए, और इस तरह से यहाँ भी देखिए 44, और फिर वहाँ अगर ये इसको ऐसे खींच लिए तो x, ठीक है। फिर अगर इससे इसको इधर खींचे 44 x y, देखिए। अब यहाँ पे अगर देखिएगा ये जो रिजल्ट आपको देखने को मिल रहा है डबल टिक वाला x y का, फिर यहाँ पे भी आपको मिल रहा है x y का, ये 2 बार ये मिल रहा है और 2 बार ये मिल रहा है, देख लीजिए। तो इस तरह से अगर देखिए तो 50% जो है आपको मिल जाएगा XX, मतलब गर्ल्स होने का चांस, ठीक है। और 50% फिर आपको मिल जाएगा क्या, 44 + x y। कहने का मतलब क्या है, बॉय होने का चांस। तो इस तरह से लिंग निर्धारण का काम होता है और इस तरह से क्या होता है, लिंग निर्धारण होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है और इस चीज़ को समझना है, समझ गए। तो चलिए अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं और हम लोगों का टॉपिक क्या कहता है उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ को जानते हैं। तो यहाँ देख लिए
किस तरह से कंबाइन किया। अब आगे क्या कह रहा है उस चीज़ को देखना है, उस चीज़ को समझना है। ठीक है, चलिए चलिए तो आधे बच्चे लड़के और आधे लड़की हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि 50-50% चांस है। और सभी बच्चे चाहे वो लड़का हो अथवा लड़की हो, अपनी माता से मतलब जो उनकी माता है, जो क्या है मादा है, उससे कौन सा क्रोमोसोम प्राप्त करता है? एक्स क्रोमोसोम प्राप्त करता है। ठीक है, एक्स गुणसूत्र प्राप्त करता है। अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का क्रोमोसोम प्राप्त हुआ है। क्योंकि पिता के पास एक्स भी है, पिता के पास वाई भी है। जब पिता से क्या होगा? एक्स प्राप्त होगा, माता से तो एक्स प्राप्त होता ही है, तब वो हो जाएगी लड़की। क्या हो जाएगी? लड़की। जब पिता से वाई प्राप्त हो गया, माता से तो हर स्थिति में एक्स से प्राप्त होगा, तब वो हो जाएगा लड़का। समझे? तो पुरुष समाज जिम्मेवार है लिंग निर्धारण के लिए। ठीक है, देख लीजिए। और पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ? जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत हुआ वह लड़की होगी, और जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशागत हुआ वो लड़का होगा। इसलिए लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए कौन जिम्मेवार है? पुरुष जिम्मेवार है, और वंश उसी से आगे बढ़ता है। मानव में रुधिर वर्ग की वंशानुगति। मानव में रुधिर वर्ग कैसे बनता है? रुधिर बोले तो ब्लड, खून, है ना। मानव में 4 रुधिर वर्ग होता है। ये 4 रुधिर वर्ग होता है जो कि आप जानते भी हैं। एक ए होता है, एक बी होता है, और एक ए बी होता है, और एक में कुछ भी नहीं होता है, इसलिए उसको शून्य वर्ग मानते हैं। 1, 2, 3 और 4। ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप और ओ ग्रुप। ठीक है, ये किस आधार पे होता है? तो ये एंटीजन और एंटीबॉडी के आधार पे होता है। याद रखिएगा, 2 विशेष प्रकार का पदार्थ इसमें पाया जाता है। एक को कहते हैं एंटीजन और दूसरे को क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। क्या कहते हैं? एंटीबॉडी। जिसमें जो एंटीजन पाया जाएगा उससे रिलेटेड एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, और जो एंटीबॉडी पाया जाएगा उससे रिलेटेड एंटीजन नहीं पाया जाएगा। और उसी आधार पे इसको 4 वर्गों में बांटा है। एक में ए पाया जाएगा तो बी एंटीजन होगा, बी एंटीजन होगा तो ए एंटीबॉडी होगा, एक में जो है होगा ही नहीं। तो इस आधार पे इसको बांटा गया है। चलिए अब हम लोग आगे इस चीज़ को देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन का जो टॉपिक था वो समाप्त हुआ। अब ब्लड में हम लोग कैसे देखते हैं कि किसका कौन सा ग्रुप है, और वो ग्रुप भी उसके माता पिता से ही चूँकि संचरित होता है, आता है, इसलिए उस चीज़ को ध्यान में रखना है, उस चीज़ को ध्यान से समझना है। ठीक है, चलिए ठीक है, अब देखिए रुधिर वर्ग कितने प्रकार का हो गया? ए बी और ओ, जिनकी अभिव्यक्ति 3 जीन को ही क्या कहा गया? एलील कहा गया, के द्वारा संपूर्ण प्रजाति में स्पीसीज में की जाती है। और वो कौन है? वो आई ए है, आई बी है, और ये स्मॉल आई है। एक मानव में रुधिर वर्ग के लिए 2 जीन, 2 एलील ही पाए जाते हैं, और इन वर्गों का फेनोटाइप और जीनोटाइप निम्न तालिका में दिया गया है। जैसे देख लीजिए यहाँ 1, 2, 3 और ये 4 ग्रुप हो गया। 4 ग्रुप में जैसे ए है तो इसमें देखिए ए होगा, फिर ए ही होगा और आई होगा क्योंकि आई रिसेसिव है। फिर बी ग्रुप है तो इस सब में बी ही होगा,
और आई है तो आई रिसेसिव होगा। यहाँ ए और बी है तो एक बार ए होगा और एक बार बी जीन होगा, और यहाँ पे रिसेसिव ही होगा, ना ए जीन होगा ना बी जीन होगा। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है, और इस चीज़ को समझना है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई पिता है, पिता से आया, ठीक है, पिता का ब्लड ग्रुप अगर देखेंगे क्या है, फिर माता का ब्लड ग्रुप देखेंगे क्या है, उस हिसाब से देख लीजिए। पिता का रुधिर वर्ग क्या है, ए, आई ए, अब माता क्या क्या है, आई बी। अब उस हिसाब से देखिए यहाँ एक बार क्या होगा, आई ए आई बी आई, अगर ये दोनों मिल गया तो यहाँ क्या हो गया, आई ए और आई बी, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए बी, क्योंकि ए बी जीन ही यहाँ पे आया, समझे। और दूसरा देखिए अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए तो आया फिर आई आ गया, आई रिसेसिव है इसलिए ए अपना गुण को प्रदर्शित करेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया। फिर उसी तरह से दूसरे तरफ चलिए, आई बी और रिसेसिव आ गया तो ये गायब होगा तो बी हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों स्मॉले आई आ गया, तो उस कंडीशन में कोई भी जीन नहीं आया, 9 जीन, 0 जीन, इसलिए वो ब्लड ग्रुप क्या हो गया, 0 हो गया। तो ए बी और ओ, इस तरह से ब्लड ग्रुप का निर्धारण भी होता है इंसानों में, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए ये भी आप जान गए, ये भी आप देख लिए। अब हम लोगों का जो टॉपिक है वहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसी चीज़ का फेनोटाइप रेशियो दिया है, और वो फेनोटाइप रेशियो क्या है, देखिए यहाँ पे फेनोटाइप देखने योग्य लक्षण या अवलोकन की स्थिति में क्या दिखा जा, आँखों का रंग, ऊंचाई, ये जो हमारी आँखें हैं इसका कलर कैसा है, और हमारा जो ये हाइट है ये कितना है, ये सब फेनोटाइप गुण में आता है, बाह्य लक्षण में आता है। और जीनोटाइप में जीव की आनुवांशिक संरचना यानी कौन से जीन है, उसके एलिल्स कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। जैसे एक जीन एक जोड़ा एलिल्स, ठीक है, जैसे किसी के शरीर में मान के चलिए एक जीन है, ठीक है, तो कम से कम एक पेयर उसके अंदर क्या होगा, एलिल्स होगा, जो गुण को प्रदर्शित करेगा। एलिल्स का मतलब यहाँ गुण समझिए। अब उसी तरह से किसी के अंदर मान के चलिए 5 जीन है, कितना जीन है, 5 जीन है, तो 5 दूना 10 गुण उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा, देखने को समझने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है दोस्तों। आप लोग मन लगा के पढ़िए, एग्ज़ाम आप लोगों का नज़दीक आ गया है। क्वेश्चन इसी तरह से आता है, देखिए ये CBSE 2019 में पूछा गया है कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था, तो मटर पे किया था, आपको पता ही है। एक लंबे मटर के लिए TT और छोटे मटर के लिए स्मॉल t के बीच के संस्करण करवाया गया। सभी पौधे लंबे थे। क्यों सभी पौधे लंबे थे, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में सभी पौधा क्या होता है, लंबा ही होता है, इसलिए, ठीक है, लंबापन एक प्रभावी लक्षण है, इसलिए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे जब पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अब हो सकता है कि हम लोगों के टॉपिक में जो नया टॉपिक आएगा वो किस चीज़ का होगा, शायद वो फिजिक्स का होगा। देखिए, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो बायोलॉजी का चैप्टर यहीं समाप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग फिजिक्स की ओर जो है क्या करेंगे, जाएंगे, बढ़ेंगे और फिजिक्स पढ़ेंगे। तो कल से मूल रूप से हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में जितना पढ़ाएं उस चीज़ को पढ़िए और लगातार वीडियो को देखते रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाइए जो 10वीं का तैयारी करते हैं। कल हम लोग नए चैप्टर के साथ और नए ब्रांच के साथ आमना सामना होंगे, वीडियो को शूट करेंगे, जो क्या है हम लोगों का लाइट चैप्टर है। फिजिक्स का सबसे धमाकेदार चैप्टर है। लाइट के बिना दुनिया क्या है, अंधेरा है, सूना है पूरा, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए बाय, जय हिंद, फिर मिलते हैं।